Okay, good morning to everybody, and I welcome you all on behalf of Education Express channel in this class of income tax, in which we are discussing the topic which is known as income from other sources, अन्य साधनों से आय। और इस पर आज हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10th, पटेल चौधरी बुक इलस्ट्रेशन नंबर 10th पर बात कर रहे हैं। देखिएगा क्या कहता है इस प्रॉब्लम में। 10th इलस्ट्रेशन में ये कह रहा है कि गोवर्धन दास की आयों के निम्नलिखित विवरण से आप 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष की अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। ओके, ऊपर हेडिंग हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये हेडिंग रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम other sources of Mr. Govardhan Das for the assessment year 2020-21। ओके, उनके पास आई 1 by 1 द फर्स्ट पॉइंट, उनके पास ICICI बैंक के 50,000 रुपये के गहन बट्टे वाले बॉन्ड्स थे जो अप्रैल 2018 में जारी किए गए थे। इन बॉन्ड्स का बाज़ार मूल्य 31 मार्च 19 व 31 मार्च 2020 को क्रमशः 54,800 और 59,900 रुपये था। मतलब गत वर्ष था वो 54,800, इस वर्ष हो गया 59,900। डीप डिस्काउंट बॉन्ड ये क्या होता देखिएगा, ध्यान रखिएगा इसका नाम का, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ये वह प्रतिभूति है जो लंबे समय के लिए इशू की जाती है, सामान्यतः 15-20 साल या उससे अधिक, उससे कम का नहीं होता। तो वह प्रतिभूति जो दीर्घकालीन होती हैं अतः लंबे समय के बाद उसकी मैच्योरिटी होगी। जैसे 2018 में इसने इशू किया इस बॉन्ड को, तो 18 में 20 जोड़ दीजिए, 2038 में वो आपको रीपेमेंट करेगा। रिडम्पशन, इसका शोधन जो होगा 2038 में होगा, इससे पहले नहीं। 20 साल या उससे अधिक के पीरियड के लिए इशू की जाती हैं। लॉन्ग टर्म एक तरह का लोन होता है, लंबे समय के लिए दिया जाता है, 20 साल के लिए। और इसका जो ब्याज होगा प्रति वर्ष नहीं मिलता है, परंतु जब मैच्योरिटी होगी 2038 में, मान लीजिए मैच्योरिटी हो रही है, 2018 में इशू किया, 20 साल बाद 2038 में ये मैच्योर होगा, तो इन 20 सालों का ब्याज भी आपको उस समय ही मिलेगा। एक्रूड भी नहीं होगा NSC की तरह। इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बताया था जिसमें हर साल ब्याज एक्रूड तो होता, मिलता नहीं है। और इनकम टैक्स में जो एक्रूड होता वो जोड़ दिया जाता है एक्रूअल बेसिस पर। तो NSC में तो ये होता है, पर डीप डिस्काउंट बॉन्ड में ये नहीं होता। गहन डिस्काउंट बॉन्ड कहलाते हैं वे बॉन्ड जो लंबे समय के लिए, करीब 20 साल या उससे अधिक के लिए इशू किए जाते हैं। अर्थात इनका जो क्लेम है वो 20 साल बाद ही ब्याज सहित आपको प्राप्त होगा, उससे पहले नहीं। इन्हीं को डीप डिस्काउंट बॉन्ड कहते हैं। बस समझ में आ गई। अब इसके इनकम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, गत वर्ष क्या थे मूल्य इसका और इस वर्ष मूल्य क्या था, इनका अंतर जो होगा वही इस साल की इनकम मानी जाएगी। आइए लिखिएगा पहले। फर्स्ट, इंटरेस्ट on
डीप डिस्काउंट बॉन्ड, और ब्रैकेट में लिख लें 59,900 इस साल का मूल्य है, माइनस गत वर्ष का मूल्य 54,800। यही ब्याज माना जाएगा और ब्याज की इनकम मानी जाएगी 5,100 इज द इनकम ऑफ इंटरेस्ट। इनकम टैक्स के लिए इसी को इनकम मान लेंगे। नंबर 2, उन्होंने एक भवन साझेदारी संस्था को उपकिराए पर दिया तथा 1 दिसंबर 2019 को 10,08,000 रुपये किराए के प्राप्त किए। उन्होंने इस भवन के मालिक को 6,40,000 रुपये सकल किराए के दिए तथा 24,000 रुपये किराया संग्रह व्यय किए। किराया संग्रह पर व्यय हुआ तो 10,08,000 प्राप्त किए। ओके, तो देखिएगा रेंट रिसीव्ड, $10,08,000 ग्रॉसअप इंटू 100/90, बोलिए 11,20,000 इनर कॉलम में लिखें, लेस पेमेंट मेड, भुगतान किया। क्या भुगतान किया है? एक तो हमने दिया 6,40,000 रुपये, इसे लेस करें, और एक पेमेंट किया है 24,000 रुपये कलेक्शन चार्जेस। ये कलेक्शन चार्जेस दोनों को घटा दीजिएगा 11,20,000 में से 4,56,000। फाइनल कॉलम में 4,56,000 दिस इज द इनकम। ब्रैकेट में लिख लें इनकम फ्रॉम सब लेट आउट, उप किराए से, उप किराए पर दिया था और उप किराए से इनकम प्राप्त हुई। सब लेटिंग कर सकते हैं, सब लेट आउट कर सकते हैं। 4,56,000 रुपये की इनकम हो रही है। नेक्स्ट थर्ड, उनको महाराष्ट्र सरकार की लॉटरी से प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,50,000 रुपये 10 जनवरी 2020 को प्राप्त हुए। गत वर्ष के दौरान उन्होंने विभिन्न लॉटरी के टिकट खरीदने पर 12,000 रुपये व्यय किए। लॉटरी के टिकट खरीदने पर कितना व्यय किया है इसकी कोई कटौती वगैरह नहीं मिलती, कहीं डिडक्शन नहीं होता। तो जो लॉटरी में इनाम निकला है वो कितने का था, और आपको मालूम है शुरू में बताया गया था कि इनाम देने से पहले उस पर TDS काटने के बाद इनाम दिया जाता है। तो लिखिएगा इनकम फ्रॉम लॉटरी कितना था ना, 10,50,000 इनर कॉलम में लिखें, बंद करें, ग्रॉसअप करें इसे। 10,50,000 लॉटरी पे जो TDS की रेट होती है 30% होती है, ध्यान रहे। तो 100/70 बोलिए 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपये फाइनल कॉलम में लिखें। ये देखिए इस प्रकार से होगा। चलें आगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, उनके पास 1 सितंबर 2015 को क्रय किए गए 20,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन थे, जिन पर 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर
आयकर हेतु प्रतिवर्ष प्राप्य हुआ माना जाता है, एक्रूड होता है। और एनएससी पे जब भी ब्याज एक्रूड होगा इनकम टैक्स में जोड़ दिया जाएगा। 100 रुपये के बचत पत्र पर चतुर्थ वर्ष 11.14 रुपये का ब्याज है। अब हमारा कौन सा वर्ष चल रहा देखें, 2015 के हैं ये, सितंबर 2015 को किए थे। हमारा प्रीवियस से चल रहा है 19-20, तो 19 में से 15 घटा दें तो चौथा वर्ष आ गया। तो इसका मतलब है जो ब्याज की दर हमारे काम की है वो 11.14 है और कोई ब्याज की दर काम की नहीं है। बात समझ में आ गई? ओके। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एनएससी इन 4th ईयर, चौथे वर्ष में, और वो है 20,000 रुपये पर इंटू 11.14 बटे हुए 100, बोलिए ब्याज आएगा 2228, 2228। 2228, यही है ना? हाँ, यस सर। 2228। मैं इस तरफ ले रहा हूँ 5th पॉइंट, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। 5th पॉइंट, राष्ट्रीय बचत योजना 1987 के अंतर्गत जमा खाते में से निकालने पर 15 सितंबर 2019 को 18,000 रुपये प्राप्त हुए। लिखिएगा इनकम फ्रॉम एनएसएस। एनएससी अलग होता है, एनएसएस अलग होता है, दोनों के नियम अलग होते हैं। और ये प्राप्त हुए 18,000, इनर कॉलम में लिखें, ग्रोसअप करें 18,000 इंटू 100/90, 9 2 18, तो 20,000 होना चाहिए, चेक करें। यस सर। 5th पॉइंट। नाउ नेक्स्ट 6th पॉइंट, दूरदर्शन द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जीत गई राशि के संबंध में जून 2019 में प्राप्त 5,600 रुपये। ओके। छठा, क्विज कंपटीशन। ब्रैकेट में लिख लें, ऑन टीवी, दूरदर्शन पर, और ये राशि प्राप्त हो रही है 5,600। ये ग्रॉसअप नहीं होगी क्योंकि लॉटरी नहीं है ये। उसने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एक बचत बैंक खाता जुलाई 2019 में खोला तथा जनवरी 2020 में 5,400 ब्याज प्राप्त किए। लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट। सेविंग्स बैंक अकाउंट से पैसा मिला 5,400, पूरी राशि लिखी जाए। 40,000 से ज़्यादा होता तो ग्रोसअप करते हैं बैंक की डिपॉजिट पर इंटरेस्ट प्राप्त होने पर। 8वां पॉइंट, उसने 15 सितंबर 2019 को एक सार्वजनिक कंपनी से कारखाना भवन को फर्नीचर सहित किराए पर देने से 2,25,000 रुपये किराया उद्गम स्थान पर कटौती के बाद TDS हो चुका है। इस पर तो ग्रोसअप करना पड़ेगा, लिख रखा है इसने। इनकम फ्रॉम हायर, किराए से, और वो प्राप्त हो रही है 2,25,000 रुपये। लिखें पहले, फिर लिखें ग्रोसअप 2,25,000 इंटू 100
डिवाइडेड बाई 90, बोलिए 25 90 225, 2,50,000 चेक करो। यस सर। नाउ चले आगे। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट 9th, वे 10,000 रुपये के 7% पूंजी विनियोग बॉन्ड्स तथा 27,000 रुपये के 10% करमुक्त खाद्य निगम ऋण पत्रों के धारक हैं जिन पर ब्याज 30 सितंबर और 31 मार्च को देय है। दो इसमें सिक्योरिटीज़ हैं, एक 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स है और एक टैक्स फ्री फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डिवेंचर्स हैं, दोनों को अलग अलग। ये 9th पॉइंट। 9th में फर्स्ट पॉइंट 7% कैपिटल बॉन्ड्स, और पीछे रेफरेंस मैंने आपको दिया था, एक पेज पर दे रखे हैं। कैपिटल बॉन्ड्स उनमें से है जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स है, ये लिस्ट दे रखी है। उसमें 8 लिस्ट अलग है और 13 की अलग है जो आपके TDS जिन पर नहीं होता। 2 तरह की लिस्टें हैं। एक लिस्ट जिसमें करीब 8 या 9 हैं संस्थाएं जिनके सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं तो उस पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, एग्जेम्प्टेड कहलाती हैं। 13 सिक्योरिटी संस्थाएं वो हैं जो यदि अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं तो उन पर TDS नहीं होता, वो सीधा ही लिख दिया जाता है। उनकी लिस्ट दे रखी है बुक में, उनका ध्यान रखना। तो कैपिटल 7% कैपिटल बॉन्ड्स जो है वो लिखे ब्रैकेट में एग्जेम्प्टेड, करमुक्त हैं, इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए फाइनल कॉलम में लिख दें नील। चलें यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, उनके पिताजी की मृत्यु की तिथि से उनको अपने मृत पिता के गैर सरकारी नियोक्ता से 6,000 रुपये प्रति माह पारिवारिक पेंशन मिलती है। अब किसी से भी पेंशन मिलती है, चाहे गवर्नमेंट से मिले नॉन गवर्नमेंट संस्था से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का कैलकुलेशन एक जैसा होगा। उनके पिता की मृत्यु 10 दिसंबर 2018 को हुई थी, 2 साल हो गए हो तो, तथा उनके नियोक्ता ने इस दुखद घटना कारण गत वर्ष 19-20 में 18,000 रुपये की संवेदना राशि प्रदान की। सॉरी, एक और रह गया इसमें, 9th में 2 पॉइंट थे, सेकंड पॉइंट रह गया अभी। 10% करमुक्त खाद्य निगम, ये देखो सेकंड, इंटरेस्ट फ्रॉम FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और वो प्राप्त हो रहा है अमाउंट 2,700 कर मुक्त है। 27,000 है सर। 27,000 की सिक्योरिटी 10% तो 2,700 ही बनेगा ना। तो ये लिख लें 27,000 इंटू 10% बराबर 2,700, ये लीजिए। ग्रॉसअप करें, कर मुक्त है ये, ग्रॉसअप ब्रैकेट में लिख लें, टैक्स फ्री है ये, इसलिए ग्रॉसअप हो रहा है। तो 2,700 इंटू 100/90 3,000 रुपये। 3,000 रुपये फाइनल कॉलम में। मैं इधर ले रहा हूँ आगे, आप नीचे कंटिन्यू कीजिए। 9th में 2 पॉइंट से दोनों पूरे हो गए। 10वां, तो पिता की मृत्यु तो 2018 10 दिसंबर हो चुकी, उनके नियोक्ता से पेंशन मिल रही है। इसमें 2 भाग हैं, एक ये मिला 80,000 रुपये संवेदना राशि प्राप्त हुई है, दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग। 10वें का फर्स्ट पॉइंट, फैमिली पेंशन, एट द रेट ऑफ 6,000 इंटू 12, बोलिए 12,6 72,000 रुपये
इनर कॉलम में लेस, डिडक्शन, कटौती। यदि सर्विस में होता है तो 50,000 की कटौती मिलती है। यदि फैमिली पेंशन है तो 1/3 इसका या 15,000 जो दोनों में से कम हो। 1/3 ऑफ पेंशन कितना होता है? 1/3 ऑफ पेंशन 72,000 इंटू 1/3 बोलो 24,000 और अथवा ₹15,000 15,000 रुपये। फिर नीचे लिखें विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम हो। तो 24,000 से 15,000 कम है तो 15,000 की कटौती देंगे 72,000 में से। ये देखिएगा नियम इस तरह से लागू होगा। सर यहाँ पे 15,000 अब आपने क्यों लिखे? क्या 15,000 रुपये क्यों आया? 15,000 नियम है ना? अच्छा, रूल्स कह रहे हैं हाँ रूल है। मैक्सिमम 15,000 रुपये की क्या कटौती दे? हाँ दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। बिल्कुल सही, ये रूल है। अथवा 15,000 रुपये विच एवर इज लेस, दोनों से जो कम है 15,000 की कटौती दे रहे हैं। 72,000 में से बोलिए 57,000 फाइनल कॉलम में। इसका सेकंड पार्ट 10वें का हाँ जी चलें। संवेदना राशि प्राप्त हुई है 80,000 रुपये। संवेदना राशि को इंग्लिश में इसने कहा है एक्स ग्रेशिया। ये एग्जेम्प्टेड है, एक्स ग्रेशिया ब्रैकेट में लिखें एग्जेम्प्टेड, करमुक्त है और फाइनल कॉलम में लिख दें नील। 11th point and this is the last point। 10 अगस्त 2019 को उसके एक मित्र ने 30,000 रुपये का उपहार दिया तो टैक्सेबल होगा, बशर्ते 50,000 से ज़्यादा उपहार नहीं होना चाहिए। तथा 5 दिसंबर 2019 को एक दूसरे मित्र ने 40,000 का उपहार दिया तो 30 और 40 70,000 50 से ज़्यादा हो गए तो टैक्सेबल हो गया। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, यदि रिलेटिव से प्राप्त होता तो एग्जेम्प्टेड होता। एक तो है 30,000, दूसरा है प्लस 40,000। ब्रैकेट में लिख लें टैक्सेबल इफ इट इज मोर देन 50,000। 50,000 से ज़्यादा हो तो टैक्सेबल होगा। तो 70,000 है पूरे के पूरे टैक्सेबल। आप सब टोटल कीजिए और चेक कीजिएगा क्वेश्चन को। टोटल टैक्सेबल इनकम सर 23,74,328। करेक्ट। 24 लाख 23 लाख 23 लाख 74,328। 74,328। 23,74,328 is the taxable income from other sources. This is the complete solution of this problem number 10th.
I think it is quite clear to you all. Yes, sir. अब बोलिए. Question number 12. 12th. Come on. Next illustration we are taking up, it is 12th. एक मिनट आता हूँ, फिर शुरू करते हैं. आइए अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर बात करते हैं. एंड दिस इज़ द इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड दिस विल बी द लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस टॉपिक. फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस को लेंगे. ये क्या कह रहा देखिएगा. कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री गुरुचरण सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्न विवरण से उनकी विभिन्न साधनों की कर योग्य आय की गणना कीजिए. फर्स्ट पॉइंट, हरियाणा ग्लास वर्क्स के संचालक के रूप में उसने 6,000 रुपये प्रति माह वेतन तथा 5,400 रुपये वार्षिक मनोरंजन भत्ता प्राप्त किया. कंपनी द्वारा एक 1.8 लीटर सीसी की मोटर कार की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके निजी प्रयोग के खर्चे वे स्वयं ही वहन करते हैं. ध्यान रहे, वे इस कार का प्रयोग कंपनी के कार्य के लिए भी करते हैं. वे कार को स्वयं ही चलाते हैं. कार का अतिरिक्त मूल्य 60,000 रुपये है. 60,000 का कोई उपयोग नहीं होता है. यदि कार कंपनी की होती, इसकी कर्मचारी की खुद की होती तो फिर बात अलग होती है. दूसरा, ड्राइवर नहीं रखा गया है. 2 बातें होगी. तीसरा, बड़ी गाड़ी है, 1.8 लीटर सीसी की है. 1.6 से बड़ी होती है 1.8 की गाड़ी. फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट पॉइंट तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा. ठीक है, ओके. सेकंड पॉइंट, पंजाब बैंक के संचालक के रूप में उनको 5,000 प्राप्त हुए अदर सोर्सेज की इनकम, क्योंकि संचालक के रूप में है, ये सैलरी नहीं है, फीस है ये. फिर कहता है नेपाल में कृषि भूमि 10,000 रुपये की आय प्राप्त हुई. फॉरेन में एग्रीकल्चरल लैंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अमृतसर में भूमि से आय 3,600 रुपये. यदि एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में है तो उसकी इनकम टैक्सेबल होगी, एग्जेम्प्टेड होगी. परंतु आगे और कह रहा है, ये भूमि किसी मकान से लगी हुई नहीं है तथा इसको कोयला संग्रह करने के लिए किराए पर उठाया गया है. भूमि को बाजार लगाने के लिए किराए पर उठाने से आय 2,000 रुपये. इन आयों के संबंध में उसने 1,000 रुपये व्यय किए. तो ये भूमि इंडिया में है, अर्बन एरिया में है, कृषि भूमि है, कृषि कार्य हो रहा है तो एग्जेम्प्टेड होगा. परंतु इस पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है, ये किराए पर दे रखी है बाज़ार लगाने के लिए. और उस बाज़ार में क्या काम हो रहा है? 2 है. भूमि से 3,600 रुपये. ये भूमि किसी मकान से लगी हुई नहीं है, तो इसको कोयला संग्रह, कोयला इकट्ठा करने के लिए गोडाउन के रूप में किराए पर दे रखी है. इसका मतलब कृषि कार्य नहीं हो रहा, तो 3,600 रुपये की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी. यदि यही भूमि कृषि कार्य के लिए होती तो जो भी इनकम होगी वो एग्जेम्प्टेड होगी, इस पर टैक्स नहीं लगेगा. परंतु ये भूमि कृषि कार्य में नहीं आ रही है, गोदाम के रूप में किराए से दे रखी है. एक और भूमि है और वो ये कहता है कि भूमि को बाजार लगाने के लिए किराए पर उठाने से आय 2,000 रुपये वो आ रही हो रही, तो 3,600 तो अलग आय हो रही.
2,000 अलग आए और ये कुल 5,600 रुपये। 1,000 रुपये उसने इस पर खर्च किए हैं तो 1,000 रुपये उसमें से घटा देंगे, बाकी की इनकम में शामिल करेंगे। ओके। मार्च 2020 में लॉटरी के इनाम के संबंध में 25,000 रुपये मूल्य का स्कूटर तथा 10,000 रुपये नकद प्राप्त हुए तो एक तरह से लॉटरी की इनकम हो गई। 25,000 प्लस 10,000 35,000। आपको मालूम है लॉटरी से प्राप्त होने वाली इनकम पर TDS होता है, तो 35,000 को इंटू 100/90 से ग्रोसअप करेंगे। सॉरी, लॉटरी के 100/70, 100/70 से ग्रोसअप होगा। हाँ। गत वर्ष में सहकारी भूमि बंधक बैंक से जमा राशि पर 2,000 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए, इनकम हो जाएगी अदर सोर्सेज की। एक सहकारी समिति से जिसका वे सदस्य 1,500 रुपये ब्याज प्राप्त हुए, ये भी इनकम होगी अदर सोर्स की। पोस्ट ऑफिस हर वक्त जमा रेकरिंग डिपॉजिट, हर महीने हर समय पैसा जमा करा रहा, वो रेकरिंग डिपॉजिट कहलाता है। जमा की गई राशि पर 600 रुपये का ब्याज, ये भी इनकम हो जाएगी। डाकघर बचत खाते से 400 रुपये ब्याज प्राप्त किए, ये इनकम हो जाएगी। फिर कहता है 6th पॉइंट, विलियम केमिकल्स लिमिटेड एक विदेशी कंपनी से 2,000 रुपये का लाभांश प्राप्त किया। लाभांश डिविडेंड है, परंतु फॉरेन कंपनी का है तो इनकम हो गई। यदि इंडियन कंपनी का होता तो एग्जेम्प्टेड होता। ओके। विदेशी कंपनी ने 400 रुपये उद्गम स्थान पर करके काटे हैं, तो करके काटे तो जोड़ दो इनकम में 2,000 प्लस 400, नहीं तो TDS लेना पड़ता है। जब उसने दे रखा अमाउंट तो आपको TDS लेने की ज़रूरत नहीं है। एक मकान संपत्ति के विक्रय से 2007-8 में क्रय की गई थी। 1 अप्रैल 19 को 1,35,800 रुपये प्राप्त किए। इस मकान को प्राप्त करने की लागत 18,000 रुपये थी। 7-8 में 18,000, तो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। इसके विक्रय से 1,500 रुपये दलाली के, 2,500 रुपये मुद्रांक एवं पंजीकरण के तथा 300 रुपये वकील की फीस के खर्च किए गए, तो ये सेल्स में से घटा देंगे। 7-8 का लागत वृद्धि सूचकांक 129 दे रखा है, तो कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म का ही। नेक्स्ट, गत वर्ष के दौरान श्री गुरुचरण सिंह के पास निम्न प्रतिभूतियाँ थीं। ओके। 16,000 रुपये के 10% वाले मालवा टेक्सटाइल के कर मुक्त ऋण पत्र, तो 16,000 का 10% लेंगे और उसको ग्रोसअप करेंगे क्योंकि कर मुक्त है, ध्यान रहे। फिर कहता है 22,000 रुपये के 7% वाले पूंजी विनियोग बॉन्ड, अभी देखा था 7% पूंजी विनियोग वाले बॉन्ड एग्जेम्प्टेड होते हैं, नील होगी इनकम इसकी। 35,000 रुपये के 10% वाले कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड कर मुक्त है ये भी, तो 45,000 का 10% 4,500, 4,500 को ग्रोसअप करो 100/90 से। फिर उसके बाद ब्याज का भुगतान प्रत्येक दशा में वार्षिक रूप में से खाते में जमा होने वाले चेक द्वारा 31 दिसंबर को किया जाता है। उन्होंने अपने बैंक को ब्याज संग्रह करने के लिए 2% कमीशन दिया है। बैंक कमीशन ये MDS यूनिवर्सिटी में आ चुका है प्रश्न, ध्यान रखिए। ये इस तरह का पैटर्न होता है। ठीक है, करें शुरू। ओके, आइए सबसे पहले हेडिंग हो जाएगा इनकम फ्रॉम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ना, टोटल टैक्सेबल इनकम लिखे केवल। कैलकुलेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ, क्या नाम है इसका, गुरुचरण सिंह, गुरुचरण सिंह ऑफ मिस्टर चरण सिंह for the assessment year 2020-21
ये रुपीज़ हो गया। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी ए, पहले इसका कैलकुलेशन आएगा। इसमें क्या कहता है, 6,000 प्रति माह वेतन सैलरी इनर कॉलम में लेना, 6,000 इंटू 12 72,000। फिर मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,400 रुपये वार्षिक है ये, जोड़ा 77,400। आपको मालूम है कि सैलरी से इनकम प्राप्त होती तो उसमें टीडीएस होने के बाद दी जाती है ग्रॉसअप। 77,400 इंटू 100/90, बोलिए। सर 86,000। 86,000 इनर कॉलम में लिखें अभी। फिर लिखें फैसिलिटी ऑफ कार, ब्रेक में लिख रहे हैं 1.8 लीटर सीसी। क्या नियम है उसका भी, कार का बोलो। छोटी कार होती 600 रुपये पर मंथ और बड़ी के लिए 900 रुपये पर मंथ, एट द रेट ऑफ 900 इंटू 12, बोलो 10,800। 86,000 के नीचे लिख करके जोड़ के फाइनल कॉलम में जोड़, टोटल लिख दें इसका। 96,800 चेक कर लेना कैलकुलेशन है। 96,800 हो गया लेस लेंस का स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये चलो उसको बाद में घटा देंगे एक साथ। बी कैपिटल गेन, क्रम से चलना है। पहले सैलरी हो तो सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्सेज, इस तरह से होना चाहिए। हाँ जी, सेल्स कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन है इसका 1,45,800 इनर कॉलम में लें, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है इसके अलग अलग तरीके, देखो 1,500 रुपये दलाली के, प्लस 2,500 रजिस्ट्रेशन के, प्लस 300 रुपये वकील की फ़ीस, जोड़ो 4,300, 2,500, 1,500, 4,300। ये एक्सपेंसेस लेस करें सेल्स में से। फिर इनर कॉलम में लिखें 1,41,500। चेक करना कैलकुलेशन प्लीज़। इट इज़ नेट सेल्स कंसिडरेशन, शुद्ध विक्रय मूल्य आ गया इसका, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर अलग से इनर कॉलम बना लें, वहाँ लिखें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
इसने प्राप्त की थी इसे 2007 और 8 में, और वो था 18,000 रुपये। चेक करें 7वां पॉइंट सेकंड लाइन, 18,000 रुपये अलग से लिखिएगा। बंद करें, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लें, 18,000 इंटू 289 आज का इंडेक्स है, और 2007 और 8 का इंडेक्स इसने दे रखा है 129। चेक करें 7वें पॉइंट की लास्ट लाइन, Yes, sir. बोलिए। 4032. इसको नीचे लिखना 1,41,500 के लिए -40,326 326. घटा दें 1,41,500 में से। Uh, 101,744. फाइनल कॉलम में लिखे 174. 101,174। ये लिखेगा LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये बी पॉइंट कंप्लीट हो गया। चलें सी पॉइंट, मैं इधर ले रहा हूँ, आप अपने नीचे कंटिन्यू करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में इनकम में देखिएगा, सबसे पहले ये पॉइंट नंबर 2, पंजाब बैंक के संचालक के रूप में उनको 5,000 रुपये प्राप्त हुए। फीस एज डायरेक्टर PNB, पंजाब नेशनल बैंक। और ये प्राप्त हो रहे हैं उनको 5,000 रुपये फाइनल कॉलम में। नेक्स्ट, फॉरेन एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेन ब्रैकेट में लिख लें नेपाल एग्रीकल्चर, फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम, और 10,000 रुपये की आय हो रही है इन्हें। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम लैंड एट अमृतसर, इनर कॉलम में लेना। इसमें फर्स्ट आ रहा फ्रॉम कोल डिपो, कोल डिपो से इनकम हो रही है 3,600 इनर कॉलम में। सेकंड, फ्रॉम मार्केट, बाजार से इनकम हो रही है 2,000 रुपये। इनर कॉलम में टोटल करें 5,600 लेस एक्सपेंसेस, 1,000 रुपये खर्च हुआ है इस पर। फाइनल कॉलम में 4,600, इस तरह से चलें। नेक्स्ट कहता है इनकम फ्रॉम लॉटरी है, इनकम फ्रॉम लॉटरी इनर कॉलम में लेना। स्कूटर 10,000 सॉरी 25,000, कैश 10,000 इनर कॉलम में जोड़ें 35,000। बंद करें इनर कॉलम को, लिखें ग्रोसअप 35,000 इंटू 100/70। बोलिए 7 पंजे 35, 50,000 आना चाहिए। चेक करो। Yes, sir.
गत वर्ष सहकारी भूमि बंधक बैंक से जमा राशि पर 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त किया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक, लैंड मॉर्गेज, हाँ लैंड भूमि गिरवी रखते हैं जो भूमि बंधक बैंक जिसको हिंदी में कहा गया है, उससे ब्याज प्राप्त हो रहा है 2,000 रुपये फाइनल कॉलम में। फिर उसके बाद सहकारी समिति का से ब्याज इंटरेस्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक, और ये ब्याज प्राप्त हो रहा है 1,500 रुपये फाइनल कॉलम में। नेक्स्ट, उसके बाद उसने कहा है कि पोस्ट ऑफिस से रेकरिंग डिपॉजिट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट फ्रॉम आरडी पोस्ट ऑफिस, ₹600। फिर लिखें इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक पोस्ट ऑफिस, पीओ पोस्ट ऑफिस, ब्रैकेट में लिखें एग्जेम्प्टेड, ये एग्जेम्प्ट होती है पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स बैंक अकाउंट की, नील। मैं इस तरफ ले रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आप आगे कंटिन्यू करें नीचे। उसके बाद कहता है ये ब्याज हो गया। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ब्रैकेट में लिखने इसका नाम है विलियम केमिकल्स, और उससे डिविडेंड मिल रहा है 2,000 रुपये। इंडियन कंपनी होती है तो एग्जेम्प्टेड होता है यही डिविडेंड। उसके बाद नेक्स्ट है विदेशी कंपनी से 400, सॉरी करेक्शन कर रहा हूँ, इसमें 2,400 रुपये इनर कॉलम में लिखे 2,000 पहले। एड TDS 400 रुपये हुआ इस पर, वो जोड़ दें, 2,400 फाइनल कॉलम में लिखे। चलें, 7वां पॉइंट अपन ले चुके हैं, कैपिटल गेन का है। 8वां पॉइंट निम्न प्रतिभूतियों से, फिर लिखें इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज, अंडरलाइन करें इसे। इसका फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, 16,000 रुपये के 10% वाले मालवा टेक्सटाइल के कर मुक्त ऋण पत्र ग्रोसअप होगा 10%। मालवा टेक्सटाइल डिबेंचर ब्रैकेट में लिखें टैक्स फ्री, और आगे ग्रोसअप करें इसे 10% है 16,000 इंटू 10/100 बराबर 1,600 इंटू 100/90, ये ग्रोसअप हो गया। बोलिए 1777। ओ 1777। यस सर। 0.77 भी 78 कर दो आप। तो 78 कर देते हैं, इसे 1-2 रुपये का अंतर आ जाएगा, उत्तर में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका 36,000 रुपये के 10% वाले शुगर मिल कंपनी के कर मुक्त ऋण पत्र, ओके 10% शुगर मिल डिवेंचर
ये भी टैक्स फ्री है, ग्रॉस अप होगा 36,000 इंटू 10% बराबर 3600 इंटू 100/90, 9 चौक 36, 4,000 होना चाहिए। यस सर, 400 रुपये। ओके। थर्ड 7% कैपिटल बॉन्ड्स ब्रैकेट में एग्जेम्प्टेड, और 4,000 के नीचे लिख दें नील। अभी पिछले क्वेश्चन में आया था, ये वही है। हाँ जी। फोर्थ 10% कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स ब्रैकेट में टैक्स फ्री, ग्रॉस अप होगा, ये है 45,000 इंटू 10% बराबर 4,500 इंटू 100/90, 9 पंजे 45, 5,000। यस सर। बस अब इन सब का इनर कॉलम में टोटल करें पहले तो। 5,000 प्लस 400 प्लस 1,778। बस है ना, तो एक तो है। हाँ, ये 3 4 ही है। हाँ, तो 3 ही तो है सर, एक तो ले लो। हाँ, तो टोटल 7,178। 7,178। 7,178। ओके, इसको ही ले लें, घटा देंगे इसमें बैंक कमीशन। इनर कॉलम में कर लें पहले टोटल 7,178 लेस बैंक कमीशन केवल इन्हीं पर मिल रहा है बैंक कमीशन, ध्यान रहे। और बैंक कमीशन होगा, देखो इसका, हाँ 2%। देखो नेट अमाउंट का होगा कितना, ये तो इनकम हुई है पर जमा इतना नहीं होगा, उसमें टीडीएस कटने के बाद जमा होगा, तो इसमें होगा देखो 1,600, ये वाला अमाउंट, ये 1,600। इसमें दूसरे में होगा 3,600, तीसरे में है ही नहीं, एग्जेम्प्टेड है। चौथे में 4,500। बोलो टोटल 9,700 का इंटू 2% बोलो 194। चेक करो, 214, 2 18 19, जी सर 94। 194 हाँ 194 माइनस 194, 7,178 में से घटा के फाइनल कॉलम में लिखे अब इसकी इनकम 6,984 आ रहा मेरे कैलकुलेशन में, चेक करो। यस सर। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना कि 2,84,600। हाँ टोटल इनकम लिख दो, ग्रॉस टोटल इनकम। $2,84,658 यस सर। ओके, ये इनकम हो जाएगी। उसने टोटल नहीं किया, सबका अलग अलग लिखा है। आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल। अब इसके साथ ही इलस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट होती हैं। फ्रॉम नेक्स्ट डे और नेक्स्ट सेशन विल टेक अप अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। ओके, सो आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू।